session. Yes, today we are going to discuss on intelligence. That was very quite interesting topic, and this topic is related to the cognitive science, cognitive psychology, and we have divided the cognitive psychology. We have decided, learn in the previous lecture that cognitive psychology is divided into three: thinking and the reasoning, decision making and the problem solving, and one of the most important part is also the intelligence and the memory. The question is that how we think, how we reason, so we use the intelligence. What kind of intelligence? देखिए, mind reason की बात करें और अक्ल की बात करिए तो a person who hold a rationality, a person who have possess the ability to give reason, who use their mind, who have a thinking capability, is called what? Is called what? The intelligent. तो हम ये सवाल देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज थिंकिंग, व्हाट इज इंटेलिजेंस, कितनी थ्योरीज है इंटेलिजेंस को लेके, और इंटेलिजेंट असेस कैसे की जाती है, रीजन का क्या तरीकेकार है. So lots more things are there. First, we have to be discuss the definition. What is an intelligence? How we can define it? तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एक एबिलिटी, इट इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, learn from the mistake, learn from the error. Because देखिए लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज. लर्निंग क्या है? अ परमानेंट चेंज इन योर बिहेवियर. If you are doing in a learning process, so you gradually continuously adopt and change your behavior. So who are the intelligent? Intelligent people are those who have stored data in their mind, they use it, they applied it, they have a wisdom how to utilize all these information and the knowledge. लोगों के पास जहन होता है मगर जहन इस्तेमाल करने की काबिलियत नहीं, तो इसलिए वो जहानत नहीं है. जहन से ही तो जहानत निकली है. यानी यू हैव अ लॉट ऑफ डाटा, यू हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, मगर जैसे ही प्रैक्टिकलिटी की बात आती है, जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है, तो टाइम टाइम फिश. यानी कोई उनके पास उसको हल करने का कोई सोल्यूशन नहीं है. तो इट इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, एंड दे हैव एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दे यूज देयर नॉलेज टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन. So you can say that in a simple word, it is the ability to profit and learn from the experience. It is the ability to acquire knowledge and learn from the other, even through the observation. सब कुछ कोई लेक्चर से थोड़ी ना सीखते हैं हम, सब कुछ हम कोई टीचर से ना सीखते हैं, सब कुछ हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही नहीं सीखते, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस जो है वो ऑन एंड गो ऑन होती है. हम स्टडी करते हैं. स्टडी सिर्फ किताबों की नहीं होती है. स्टडी टेक्स्ट की होती है, स्टडी ऑब्जेक्ट की होती है, स्टडी पीपल की होती है, स्टडी इन्वायरमेंट की होती है. तो जब हम अपने ऑब्जर्वेशन माइंड के साथ इर्द गिर्द देखते हैं तो हम माहौल से सीखते हैं, हम लोगों से सीखते हैं, हम हालात से सीखते हैं, हम मुश्किलात से सीखते हैं. लेकिन ये कौन है? जो इंटेलिजेंस होते हैं, जो अपने माइंड को चॉक कर देते हैं और वो लर्निंग का फेस स्टॉप हो जाता है, किल कर देते हैं, तो वो फिर इंटेलिजेंट नहीं कहलाते. तो इंटेलिजेंट पीपल आर दोज who learn from the experience, who acquire knowledge, और वो लर्न फ्रॉम द एवरीवेयर. इसी तरीके से इंटेलिजेंस की एक और बात लिखी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट सोचते हैं, रैशनल सोचते हैं, पर्पसफुली सोचते हैं. यानी कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना जो है वो उनका मकसद होता है. वो अडॉप्ट करते हैं चेंज इन एनवायरनमेंट को देख के, वो दुनिया को समझते हैं, अपने आप को समझते हैं, वो लोगों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपने माइंड एंड रीजनिंग के साथ. तो इन अ सिंपल वन हमने क्या सीखा कि इंटेलिजेंस क्या है? इज द एबिलिटी. किस तरह की एबिलिटी? टू थिंक रैशनली. ठीक है, रैशनली क्या होता है? जो रीजंस के साथ. एंड यूज रिसोर्सेज. विच टाइप ऑफ रिसोर्सेज? डाटा, योर इंफॉर्मेशन, योर नॉलेज, जितना कुछ आपको इनपुट है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल करना. तो इसी तरह आप उसको समअप करें तो मैंने उन्हीं सारे आइडियाज को यहाँ पे समअप कर दिया कि एबिलिटी है, किस तरह की एबिलिटी है? एब्स्ट्रैक्ट सोचना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना. देखिए एक अलमिया है कि 4 GPA, 3.8 GPA, 3.9 GPA, 4 ईयर के अंदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, हाईएस्ट ग्रेडिंग, स्कूल के अंदर एवर फर्स्ट, कॉलेज के अंदर पोजीशन होल्डिंग. अच्छा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में गए तो खाली फेलियर, कंप्लीटली फेलियर. तो क्या हुआ? हुआ ये कि नॉलेज तो बहुत थी, इंफॉर्मेशन तो बहुत थी, डाटा तो बहुत स्टोर किया हुआ था, मेमोराइज भी बहुत किया हुआ था, मगर उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी एप्लीकेशन नहीं आती थी. जहानत आती कब है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ. मैं इसके लिए एक और वर्ड यूज करता हूँ, वो है विजडम. ठीक है, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और जब नॉलेज का अप्लाई करते हैं वो विजडम है. ये सब कब मुमकिन है?
इंटेलिजेंस के साथ। इंटेलेक्चुअल लोग ही वो होते हैं जो कि अपनी थिंकिंग को रेशनली, क्रिटिकली, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अंदर यूज करते हैं। तो सोचना है लेकिन कैसा सोचना है, थिंक करना है लेकिन कैसा, क्रिटिकली, कैसा, क्रिएटिवली, कैसा, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो। राइट, सो दैट इज इंटेलिजेंस। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं, ये एरा के साथ डेफिनेशन है, क्लासिकल से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक। तो जीन पिगेट क्या कहता है इंटेलिजेंस के बारे में, वो कहता है कि इंटेलिजेंस एडेप्टेशन है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर खुदा ने एक निज़ाम इस तरह से बनाया है कि जो पांचों सेंसेस हैं, वो फाइव सेंसेस से जो हमें डाटा स्टिमुलेट होता है, उसको हम अपने माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत तेज रोशनी है तो कुछ अर्से बाद हम उसको एडजस्ट करिए, हमारा बॉडी फंक्शन है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी लग रहा होगा तो कुछ अर्से बाद वो पानी को हमारी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें ठंड लग रही होगी, -डिग्री सेल्सियस में घूम रहे हैं आप, थोड़े अर्से बाद, थोड़े दिन बाद आपकी बॉडी जो है वो उसको अडेप्ट कर लेगी। ये तो हमारा बॉडी का अडॉप्टेशन है, जिसको सेंसरी अडॉप्टेशन कहते हैं। लेकिन क्या माइंड के साथ भी ऐसा है क्या? क्या मेंटल एबिलिटी भी है? क्या न्यूरॉन्स भी मैसेज देते हैं? क्या हमारे मेंटल स्ट्रक्चर इस तरह का है? बिल्कुल है। तो हम सीखते हैं, हम बार बार अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, हम शेप्स करते हैं, और ये सिलसिला जारी रहता है। वो कहते हैं यही तो इंटेलिजेंस है कि इंसान का वो माइंड देखें आप, कहाँ वो होमो इरेक्टस में, वो जंगलों बयाबानों में घूमता था, बंदरों की तरह से जिंदगी गुजारता था, चौपाई की तरह से चलता था। फिर उसने अपने अक्ल को इस्तेमाल किया, उसको समझ आया कि नहीं, दो टांगों से चलना है, ये जो दो हाथ हैं ये उसके टूल्स हैं। जब से उसको पता लगा तो फिर उसने पहले स्टोन, तो फिर उसने वुड, तो फिर उसने मेटल, तो फिर उसके बाद आज वो डिजिटल एज में दोनों कीबोर्ड और फोन और हैंड फ्री और टाइपिंग के साथ क्या कुछ करता चला जा रहा है। तो ये इंसान ने क्या किया, अडॉप्ट किया, एनवायरनमेंट को सीखा और अपने स्ट्रक्चर को बदला और अपनी जहानत को इस्तेमाल करते 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 वो आज इवॉल्व हो गया। इट बिकम अ बेटर ह्यूमन, दे बिकम अ बेटर ह्यूमन। तो ये तो जॉन पिगेट की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। इसी तरह स्पीयरमैन कहता है कि ये एक एबिलिटी है जो कि रिलेशन एंड कोरिलेट करती है, किससे, एजुकेशन के साथ। जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो हम सबक सीखते हैं, उसको हम रिलेट करते चले जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। जैसे आज सीखा आपने, फिर उसको जाके आपने कहीं अप्लाई कर दिया, फिर आपने आज कुछ लर्न किया और फिर आपने किसको अमली ज़िंदगी में अप्लाई करते चले गए। तो ये हम कहेंगे जहानत। जहानत नाम ही इसी बात का है। इंटेलिजेंट कहते ही उसी शख्स को है, उसको इंटेलिजेंट नहीं कहते जो हाईएस्ट जीपीए लेता है, 86% लेता है, 99.999% ले लेता है। वैसे तो जम्स होता है वो, लेकिन वो अगर ग्रेड ले लेता है तो वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेटर होगा। अ पर्सन इज इंटेलिजेंट, अ पर्सन इज सेड टू बी इंटेलिजेंट वो हैज डीप इनसाइट, वो रिलेट द एजुकेशन विद द प्रैक्टिकल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी तरीके से बाइनेट एंड सिमंस कहते हैं 1905 में कि इज एबिलिटी टू जज वेल, हम चीज़ों को जज करना, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, चीज़ों को रीजन करना। ठीक है, वरना तो फिर वो चीज़ों को देख रहे हैं और एक कश्मकश में डूबे हुए हैं कि ये पता नहीं क्या है, ये क्यों है, ये कैसे है। यू मस्ट हैव अ रीजन। खुदा ने आपको अक्ल कुल दी है, आपको रीजन दी है। आप जानो तो हु यू आर द बेटर स्पीशीज देन द अदर। तमाम तर जो हैवानात हैं, मखलूक़ात हैं, उसमें आप सबसे बरतर हो, फ़ौक़ियत हासिल आपको। क्यों? वाई? बिकॉज ऑफ योर रीजन, बिकॉज ऑफ योर माइंड, बिकॉज ऑफ योर एबिलिटी टू थिंक। तो इसलिए एबिलिटी टू थिंक को इस्तेमाल किया जाए, रीजन को इस्तेमाल किया जाए। तो ये डेफिनेशन भी बहुत क्लासिकल है। टर्मैन क्या कहते हैं, कैपेसिटी टू फॉर्म कॉन्सेप्ट एंड ग्रैस्प द सिग्निफिकेंस। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट कहते हैं कैटेगराइजेशन को, क्लासिफिकेशन को। जब हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते जाते हैं, चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक रूम में बहुत सारी चेयर्स हैं, वो बिखरी पड़ी हैं, तो हमने उसको रॉ कॉलम में अरेंज कर दिया। हमने 1 रॉ 4 कॉलम्स बना दिए। फिर उसके बाद हमने उसको कलर्स दे दिए, ऑल्टरनेट रॉज को ब्लैक कलर दे दिया, और जो रिमेनिंग थी वो हमारे पास जो है इट रिमेन द सेम, यानी वाइट रही। और उसको जब हमने देखा तो वो एक एस्थेटिकली भी साउंड लगा और एक सिस्टमैटिक भी हो गया, और हम उसको नंबर दे दिए। तो ये कितना सिंक्रोनाइज हो गया, ये कितना अलाइन हो गया, ये कितना स्ट्रक्चर हो गया। हमने इसको बिल्कुल ही स्मूथ, बिल्कुल ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर जो डाटा आता है, इंफॉर्मेशन आती है, नॉलेज आती है, अगर हम उसको वेल कैटेगराइज कर लें, कॉन्सेप्चुलाइज कर लें, दिस इज कॉल्ड व्हाट इंटेलिजेंस। ठीक है, वो सबसे
जो है वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का हायर लेवल ऑफ थिंकिंग है। फाइनली गार्डनर, जिसकी थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, ये कहता है कि ये एबिलिटी है टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जो हमारे मसाइल हैं उसको, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद इन आवर कल्चर सेटिंग। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डिफिनेशंस आ गई। नाउ वी मूव ऑन टू दैट। अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहता है, देखें, एवरीबॉडी इज जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. But you are stupid. That the fish is not stupid because you judge wrongly. ठीक है, so that's why we understand the people by their skills and ability, and what the human general have the ability. They have ability to think, they have ability to reason, they have ability to judge and understand the thing well। ठीक है, तो ये देखें, जीनियस की कोट है। अब आते हैं हम मल्टीपल सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो तभी तो मैंने कहा कि हमें लोगों को कैसे नहीं जज करना है, उनकी एक सिंगल एबिलिटी के ऊपर। अरे पढ़ने में अच्छा नहीं, अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं करे, अच्छा ये तो प्रेजेंटेशन नहीं आती इसको देना, अच्छा ये तो लोगों से बात ही नहीं कर सकता, अच्छा ये तो जो है वो बस करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर होता है। अरे नहीं, ये तो पढ़ने वाला नहीं, अरे ये तो जब देखो म्यूजिक डांस करता रहता है, इसको तो ये तो अच्छा नहीं। पढ़ने वाला वही है जो अच्छे अच्छे नोट्स बनाता है, याद करता है, लिखता है। दिस इज नॉट ओनली द वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टू जज द पीपल, टू जज द एनी पर्सन स्किल्स एंड एबिलिटी। व्हाई? बिकॉज गार्डनर कहता है कि मल्टीपल पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वो प्रेजेंट करता है। तो ये आपके सामने 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस नजर आती हैं। नेचुरलिस्ट, यानी नेचुरलिस्ट कौन है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नेचर, जो फितरत है वो उसके बड़े क्लोज होते हैं, वो नेचर को, फितरत को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो लॉ ऑफ नेचर को जानते हैं। ऐसे लोग केमिस्ट भी बन जाते हैं, बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, टूरिस्ट बन जाते हैं, ट्रैवलर बन जाते हैं, और वो जो है डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, और ज़िंदगी के फितरत के कानून को समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि वो लवर है, नेचर लवर है। तो ये उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी खास किस्म की इंटेलिजेंस है। इसी तरीके से एक है स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि बड़े क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं। जैसे कि उनको अपने इर्द गिर्द चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिस तरह से वो दूसरों को नज़र नहीं आ रही हैं, वो क्योंकि वो अपनी तख़य्युल ख्याल के अंदर डूबे हैं, तो वो चीज़ों को देख रहे हैं 2D डायमेंशन में, 3D डायमेंशन में, डिफरेंट कलर के साथ। तो ये क्या है, ये एक सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस है। इसी तरीके से सम आर वेरी गुड एट म्यूजिक। भाई हमें तो म्यूजिक याद ही नहीं होता, हम 10 दफा भी गाना सुन लें तो हमें फिर जो है ना वो याद नहीं, हमें तो बस ब्लू है, पानी 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 पानी, बस। इसके अलावा हमें लिरिक्स याद ही नहीं होते कि हम म्यूजिकली वीक हैं। लेकिन कुछ लोग वो म्यूजिक से पूरी लिरिक्स याद जाते हैं, पूरे पूरे लिरिक्स उनको वो विद सेम टोन याद हो जाते हैं। तो उनकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, वो म्यूजिक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उससे उनको शॉर्ट करो, वो म्यूजिक सुनते ही बताएंगे अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी मेमोरी जो है, उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो म्यूजिक को लेके वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी एक फॉर्म ऑफ है कि कैपेसिटी है टू रिकॉग्नाइज, टू क्रिएट। वो हर तरह के साउंड को सुन लेते हैं और सुन के चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं वॉइस को बहुत अच्छे से। इसी तरीके से कुछ लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स होते हैं जो मैथ्स में, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, ज्योमेट्री में, एल्गोरिथम बनाने में जो है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले करते हैं। वो लॉजिकल रीजनिंग, यानी उनकी थिंकिंग टाइप मैथमेटिशियन बन जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, आइंस्टाइन टाइप। लॉजिकल रीजनिंग है उनके पास, चीज़ों को हर चीज़ के पीछे लॉजिक और सिस्टमैटिक बात कर रहे हो। इसी तरीके से कुछ हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल क्या होता है? कुछ लोग लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग वाकई में अपने आप में डूबे होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, बहुत अच्छे ग्रेड के साथ सब कुछ है, मगर उनको लोगों के साथ हाउ टू हैंडल विद द पीपल, उनके उनका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग तो शायद अच्छी हो, लेकिन अदर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बेकार है। तो इंटरपर्सनल जो होता है वो बेटर होता है, कम्युनिकेट करना, रीड करना, लोगों को इमोशंस को समझना, एम्पैथी करना, पुट योरसेल्फ इन द अनदर शू, एंड देन सी व्हाट दे आर ट्राइंग टू फील एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन स्पीच। तो इंटरपर्सनल ये भी एक इंटेलिजेंस है। इसी तरीके से इंटरपर्सनल के ही बिल्कुल बरक्स होता है इंट्रा। इंट्रा मीन सेल्फ। कुछ लोग होते हैं खुद को नहीं समझ पाते, पूरी जिंदगी गुजर जाती, दुनिया समझाती है उनको, तुम ये हो, तुम्हें ये करना है, वो खुद बोले पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या करिए। तो भाई जिसने खुद को ना जाना उसने किसी को ना जाना। मैंने तो पहले भी बताया, जिसने खुद को जाना
उसने रब को जाना, जिसने रब को जाना उसने सबको जाना। तो बिगिनिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ऑल नोइंग इज नो थाई सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस नहीं तो फिर क्या है? पता ही नहीं आपको क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या फीलिंग है, क्या इमोशंस है, कहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे, क्या तुम किसके लिए कंफर्टेबल हो, किस फील्ड के लिए कंफर्टेबल हो, कौन से एबिलिटी एंड स्किल्स तुम्हारे हाईलाइटिंग एंड प्रोमिनेंट है। कोई तो एक चीज होगी जिस पर तुम कॉन्फिडेंट हो। तो अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, व्हाट यू फील, कौन सा एक तुम्हारा वीक पॉइंट है जिसपे तुम ज्यादा इरिटेट कर जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, यू विल बी स्टे अवे फ्रॉम दैट। दुनिया को थोड़ी ना पता, आपको पता है कि आप किस बात से इरिटेट एंड फ्रस्ट्रेट होते हैं। दुनिया को तो नहीं पता कि आप किस चीज में अच्छे हैं। यू विल शो, यू विल डेमोन्स्ट्रेट। तो यू मस्ट फर्स्ट नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अबाउट योर सेल्फ, नो थाई सेल्फ, नो अबाउट योर सेल्फ। ये भी एक स्किल है। ये कुछ लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, वो खुद को बहुत अच्छे से समझते हैं और जानते हैं, और कुछ जो है वो हमेशा दूसरों को नहीं समझ पाते। इसी तरह एक और है हमारे सामने, लिंग्विस्टिक। ये तो मास्टर स्पोकन, मास्टर स्पीकिंग, मास्टर इन राइटिंग। तो ये लिटरेचर बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे पोइट बन जाते हैं, बहुत अच्छी पोइट्री कर देते हैं, पोएम्स लिख देते हैं, लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छे टीचर भी बन सकते हैं अगर इनके पास अल्फाजों का एक जखीरा हो। अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं क्योंकि अच्छे भाषण देना, बोलना, परसुएसिव स्टाइल इस्तेमाल करना। तो कुछ लिंग्विस्टिकली बहुत स्मार्ट होते हैं कि कहाँ से उनके पास इतना ज़बरदस्त फ्लो आ जाता है, अल्फाजों का एक ढेर होता है। क्योंकि देखिए, अगर आपको 5 मिनट दे दिए जाए बोलने के लिए, आप आबा डाबा जो हो जाते हैं। आप कहते हैं पता नहीं क्या कैसे बोल, समझ में, यू नो ये वही है जैसे कि ये वही है जैसे कि वो हो, ये यही है। आप ये वो में फंसे हैं। लेकिन जब वो लिंग्विस्टिकली स्मार्टली एक्ट कर रहा है तो वो बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजीज के साथ टाइमली एक्सप्लेन करना चीज़ों को। तो वो बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एहसास और जज्बात को हम यूं लफ्ज़ों में डाल देते हैं और लोग इसे लफ्ज़ों का मजमुआ समझकर टाल देते हैं। तो वो लफ्ज़ों को एहसासों के साथ, मतलब अपने इनर थॉट एंड एक्सप्रेस एंड फीलिंग्स को बड़े अच्छे से लिंग्विस्टिक वे में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये भी एक आर्ट है भाई, ये भी एक स्किल है जो समझाया जाता है। इस तरह से एक और स्किल भी है जो हम लोग समझते हैं कि ये भी स्किल है, वो है बॉडी एंड काइनेस्टिक। जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, जो हमारे एथलीट हैं, बाबर आजम इतना जबरदस्त क्लासिकल शॉट लगा रहा है, टेनिस में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, एक एथलीट है 100 मीटर रेस में दौड़ रहे हैं, वेट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो वेट कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एथलीट हैं, ये जो बॉडी कराटे कराटे मास्टर्स हैं जबरदस्त, तो ये सब क्या है? ये भी तो एक इंटेलिजेंस है ना। फ्रिक्वेंसी मैच करना, बॉडी को कंट्रोल करना, एक स्ट्रेंथ लेकर आना। तो ये बॉडी काइनेस्टिक कहलाती है, ये काइनेस्टिक इंटेलिजेंस है। तो आपने देखा इतनी सारी स्किल्स एंड इंटेलिजेंस है। अब हम कहेंगे भाई पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन बाय बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस तो ये कह रही है कि इफ यू हैव अ इंटेलिजेंस टू प्ले इन एथलीट, एथलीट भी तो होते हैं, तो ये भी एक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है। आपने कहा नहीं ये कैसी जहानत है, अच्छा शॉट मारना कौन सी जहानत है, अच्छे से थ्योरम सॉल्व करना बात है। तो नहीं, हर किसी के पास एक खास किस्म की इंटेलिजेंस मौजूद है। ये जो हमने इतनी सारी मल्टीपल थॉट ऑफ इंटेलिजेंस देखी, इसको डबल क्लिक करते हैं हम। तो मैं इसको सिंपली स्टूडेंट को याद कराने के लिए इस तरह से इसको करा देना, इतने मुश्किल नाम है जैसे काइनेस्टिक के लिए, और तो हम उसको कहते हैं बॉडी स्मार्ट। बॉडी स्मार्ट मतलब यानी काइनेस्टिक, राइट। पीपल स्मार्ट यानी इंटरपर्सनल हो गया, वर्ड स्मार्ट यानी लिंग्विस्टिक हो गया, लॉजिक स्मार्ट मतलब रीजनिंग एंड रेशनल हो गया, नेचर स्मार्ट जो नेचुरलिस्टिक था, सेल स्मार्ट इंट्रापर्सनल था, पिक्चर स्मार्ट जैसे कि स्पेशल आर्टिस्टिक इमेजिनेशन, म्यूजिकल म्यूजिक स्मार्ट हो गया। तो इन सिंपल वन, कुछ लोग म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग बॉडी स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग पीपल स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग वर्ड स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग लॉजिक स्मार्ट होते हैं, नंबर्स के साथ यार कुछ। सम पीपल आर विद द नेचर, कुछ नेचर स्मार्ट होते हैं, एंड सम पीपल आर द सेल्फ स्मार्ट, जो खुद को बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है, कि भाई खुद ही ले गई हमको, देर से इंतजार है अपना। तो कुछ इतने डूबे हैं कि अपना ही नहीं पता, और कुछ हैं जो जानते हैं कि वो जो है वो खुद क्या है। ठीक है, तो ये जो हमने देखी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, गार्डनर की मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इस तरह से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे, वो है हमारी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये कुछ थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस को लेके। एक है जी फैक्टर। जी फैक्टर जिसे कहते हैं जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर ये कहा जाता है, देखिए ये थ्योरी है। थ्योरी ये है, you will be understand clearly that
जनरल फैक्टर थ्योरी ये मानती है कि हम सब जितने इंसान हैं उन सब के पास एक इक्वल किस्म की एबिलिटी है। ये जनरल फैक्टर है कि मेंटल एबिलिटी जो होती है वो क्या है, इट अज्यूम टू बी द सेम। लेकिन एक और थ्योरी भी है, वो मानते हैं नहीं, यू आर मार्वल, यू आर यूनिक, एवरीवन इज born with some sort of unique ability and intellect and talent, और हर किसी के पास एक खास किस्म का इंटेलिजेंस लेवल है। अब हम क्या मानते हैं, आप क्या मानते हैं, ये एक डिबेट है, बट ये दोनों थ्योरीज हमारे सामने नजर आती हैं। एक थ्योरी क्या कहती है कि जनरल फैक्टर है, सबका माइंड इक्वल है, बस तुम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, तुम भी कर सकते हो ऐसा। दूसरी तरफ पोजीशन ये है कि एवरी वन इज गुड एट वन, हर एक के पास कोई खास किस्म की कुछ इंटेलिजेंस होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब दूसरी काइंड है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है, ये आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के मसले को हल करने के लिए, जिसको आप जुगाड़ कह देते हैं, और आप जो है वो तुक्के कह लेते हैं, आपको पता नहीं होता, आपको मेथड नहीं पता, आपको प्रोसेस नहीं पता, मगर फिर भी आपने हल निकाल दिया। और जैसे सिस्टम खराब हो गया, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने एक इधर लात मारी, एक इधर घूसा मारा, सिस्टम चल गया। आपने कहा अरे वाह, जब जब ये नहीं चलता हम ऐसे चला देते। इस तरीके से आपका टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा था, आपने कहा चलो मुझे आता है, ये रिमोट लिया, उसको दो उधर लगाए, दो उधर लगाए, आपने कहा देखो भी काम करने लग गया। इसी तरीके से सिस्टम, फोन आपका हैंग हो रहा है और बैटरी का इशू आ रहा है या प्रॉब्लम, आपने कहा बहुत आसान है, मसला कोई भी हो, एक ही हल है, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लो। तो ये जो आपके तरीके हैं, ये जो इंटेलिजेंस आप यूज कर रहे हैं, ये एक तरह की फ्लूइड इंटेलिजेंस। ये किस तरह की इंटेलिजेंस है, ये कोई एक स्पेसिफिक है, सिस्टमेटिक है, एकेडमिक है, लर्न है? नहीं, ये तो ह्यूरिस्टिक है। आपने ऐसे सोचा कि हाँ जब जब मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा हो जाता है, तो मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ही हल निकल जाएगा। तो ये आपका माइंड इस तरह से काम करता है, क्योंकि योर माइंड इज, योर थिंकिंग इज कन्फ्रंटेड व्हेन यू आर फेसिंग एंड डीलिंग विद द प्रॉब्लम। योर माइंड इज टेकिंग द प्रोजेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपका दिमाग लग जाता है, दौड़ जाता है कि मुझे हल निकालना है किसी तरीके से। ठीक है, तो अब तीसरा एक और है, वो है क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज जो है ये बेसिकली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, स्किल सेट के लिए। अब खाना बनाना आता है भाई, खाना बनाने का तुक्के में बना लेते हैं। एक है जिसने मास्टर शेफ, उसने इंग्रेडिएंट्स लिख के सेंटीमीटर टेबल लेकर आया, एक एक मेजरमेंट के साथ। मैंने कहा भाई हम तो अंदाजे से बना देते हैं। एक कह रहे हैं नहीं, मैं तो मास्टर शेफ हूँ, मेरे पास तो पेटेंट है, मैं उसी के अकॉर्डिंगली सारा फॉर्मूला बनाऊंगा। तो ये अकोमोलेशन इंफॉर्मेशन, स्ट्रैटेजीज लर्न करना, मेथड याद करना, फॉर्मूला याद करना, पेटेंट को रिकॉल करना और फिर उसको अप्लाई करना, ये एक तरह की क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है। तो हमने देखा ये कुछ इंटेलिजेंस एक जी फैक्टर है, यानी जनरल फैक्टर है कि सबके पास एक जैसा दिमाग, एक जैसा माइंड है। दूसरी थ्योरी ये है कि नहीं, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टल इंटेलिजेंस को हमने देखा, जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि कुछ हम अपने मसाइल में जब घिरे होते हैं, वो क्या था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। तो बिल्कुल ऐसे ही कि जब जब हमें जरूरत पड़ी, जब जब हमारी नेसेसिटी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो आवर माइंड कन्फ्रंटेड एंड डील विद द प्रॉब्लम। और फिर क्या हुआ, देयर इज अ सोल्यूशन, sorry, there is a problem and we need to find out the solution. So between them, what emerge? Thinking, intelligence. और इन दोनों के दरमियान क्या आता है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लोग फिर एक कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रिस्टलाइज है, यानी उसको इस्तेमाल करना। फ्लूइड ये है कि आप कोई एक अनसिस्टमेटिकली चीज़ों को समझे, लेकिन आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो जनरल फैक्टर थ्योरी हो गई। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डन की मैंने आपके सामने रखे आइडियाज, देयर इज अ 9 काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, और कोई एक इंटेलिजेंस नहीं होती है। इसी तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात है, देखिए ये एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मिसाल के तौर पर आपने कभी कभी फर्स्ट टाइम कभी कहीं टूर किया हो, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा ये जगह कहाँ है, ये रास्ते कहाँ है। किसी यहाँ शहर में भी कहीं जाते हैं तो आपको पता नहीं होता रूट कहाँ है, कैसे। इस तरह से कोई एक नया फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। कोई एक नया लैपटॉप या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उसके इंटरफेस और चीज़ों से अवेयर नहीं होते। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंफॉर्मेशन, और अब जिस एज में आते जा रहे हैं, 25 प्लस हो जाएंगे, 20 प्लस होते जाएंगे, फिर 30 प्लस होते जाएंगे, तो आपके पास ज़िंदगी भर का एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा आ गया, जिससे आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल आपके सामने आए। और उस वक्त आपको पता लगा कि जब जब ये मसला आता है तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास पूरा एक डाटाबेस बन गया आपके ह्यूमन माइंड में। ठीक है, और बहुत सारे रिलैक्स हो गए। लेकिन कुछ लोगों को ज़िंदगी में वो मसला आया तो वो पैनिक कर गए, लेकिन आपको आ चुका है तो आप रिलैक्स हैं, आप कहते हैं आई नो द सोल्यूशन, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था,
तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया, सेकंड टाइम मैंने ऐसा किया, थर्ड टाइम मैंने ऐसा किया, तो थर्ड टाइम किया था तो उससे आउटकम अच्छे आए थे, तो राइट नाउ मैंने ये करना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम फेस करा, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोसेस होती है। और एक देखे ना, एक और एग्जाम्पल है मेरे पास आपको समझाने के लिए। एक पहाड़ पे रास्ता था, वो उसको एडवेंचर करना था, पहाड़ तक जाना था, उसको पता नहीं था कहाँ रास्ता शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, और वो सर करता गया, और जहाँ जहाँ जाता गया उसने वहाँ फ्लैग लगाता गया, फ्लैग लगाता गया कि भाई ये रास्ते सही हैं, ये रास्ते हमारे हैं, और चला गया। तो उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को भी जोखिम में डाला, एडवेंचर किया, उसका नाम टाइटल बुक में लिख दिया गया। अब सेकंड टाइम जो लोग गए, उन्होंने जहाँ जहाँ फ्लैग लगे हुए थे, वो उस रास्ते से चलते गए, तो वहाँ उसने सफ़र अगर 40 दिन में किया था, तो ये 4 दिन में सफ़र तय कर लेंगे। क्योंकि दिनों, तो जो हम सीनियर्स, जो हमारे मेंटोर, जो हमारे पेरेंट्स, जो हमारे टीचर, जो ज़िंदगी गुजार चुके हैं, वो अपने तजुर्बात को जमा करके वो अपना डाटा, वो अपनी इंफॉर्मेशन, वो अपनी नॉलेज अपने आने वाली जनरेशन को शेयर कर देते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी, जो चीज़ वो 40 साल में, जो चीज़ 60 साल में लगाएं, वो हम उनको 6 दिन में दे दें। यही बात तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा बिलीव है कि वो मुझसे ज़्यादा ज़हीन होंगे। एक तो ये वजह कि वो एक सेकंड जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है। दूसरी वजह कि जो चीज़ मुझे जिस उम्र में पता लग रही है, वो मैं आज आपको अभी शेयर कर रहा हूँ। तो यूँ देखा जाए तो आप अवेयर हो गए वहाँ, जो मुझे आज, लेट सपोज अगर मैंने कल को रीडिंग की, मैंने कुछ स्टडी किया, मैंने कुछ लर्न किया, तो जब मैंने यहाँ पे आपके साथ, टीचर ने आपके साथ शेयर किया, तो आप और वो उसके बराबर आ गए, क्योंकि उसने आपको अपना वो डाटा शेयर कर दिया। तो इस तरह से जो आपका जो इंसान है, वो अपनी इस इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर वो बहुत आगे एडवांस होता चला जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन एज है। छोटे छोटे बच्चे देखें गैजेट किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से उनको टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ रही हैं, उनको सब आता है कि किस तरह से कमाना चाहिए, किस तरह से अर्न करना चाहिए, किस तरह से जो है वो ये सब चीज़ें हैपन होती हैं, जो कि हमें बहुत आज से बाद पता लगा। तो डाटाबेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब अगली बात, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आप इंटेलिजेंस लेवल को क्या करें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। और आज के ज़माने में, कंटेम्प्रेरी 21st सेंचुरी में, एक और कॉन्सेप्ट है कि आईक्यू का होना काफ़ी नहीं है, ईक्यू का होना भी ज़रूरी है। ईक्यू क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी ज़रूरी है। इमोशनल का इंटेलिजेंस ये होती है कि आप खुद को भी समझें, और जो है वो आप दूसरे को भी समझें। तो ग्रेड्स डोंट मेजर इंटेलिजेंस, एंड एज डज नॉट डिफाइन मैच्योरिटी। ठीक है, तो ये नहीं है, एक्यूरेट है, बिल्कुल परफेक्टली फिट है ये, कि ग्रेड थोड़ी ना इंटेलिजेंस मेजर करते हैं, और इस तरीके से एज जो है वो मेच्योरिटी थोड़ी ना डिटरमाइन करती है। ठीक है ना? तो एज मैटर नहीं करता कि जैसे जैसे एज होती जाएगी तो मेच्योर होते जाएंगे, नहीं, कुछ लोग पहले से बहुत मेच्योर होते हैं। या फिर आप जैसे कहें कि जैसे उम्र ज़्यादा हो गई तो वो मेच्योर, लाजिम है कि वो मेच्योरिटी, हो सकता है उसकी मेच्योरिटी ख़त्म ही ना हो, अभी तक वो अभी तक इन द लाइफ ऑफ सिक्योरिटी जी रहा हो। ठीक है, तो ये डिपेंड। अच्छा, इस तरह यहाँ पे कुछ नाम है बड़े मशहूर, टी एस एलाइट का नाम सुना होगा, पोइट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, साइंटिस्ट है। इस तरह एक कंपोजर मेंशन है, आप म्यूजिकल कंपोजर में आतिफ है, जो है वो जावेद साहब हैं। ठीक है, तो ये बड़े नाम हैं, जो है उनके, आपने जो लिखते थे अपना अनुसर पत्र लिखा हो गए, वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उनके पास। तो हम उनको कहेंगे नहीं पढ़े लिखे नहीं थे, काबिल नहीं, एक इंटेलिजेंस तो थी। इस तरह पैब्लो पिकासो है, लियोनार्डो डिविंची है, सात कैन हो गए, गुलजी हो गए, यहाँ पे आर्टिस्ट लोग हैं, इनका इनका अपना एक इंटेलिजेंस लेवल था। इस तरह से काइनेस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें तो जैसे इसमें डांसर्स हो गए, एथलीट्स हो गए, कोहली है, बाबर आजम है, और टेनिस में देखें, फुटबॉल में देखें, आप जो है वो बड़े बड़े नाम आपको नज़र आते हैं। ठीक है ना? तो वो उनके पास खास किस्म की इंटेलिजेंस स्किल सेट है। तो इंट्रापर्सनल सेल्फ होता है, जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने जब देखा, खुद को जाना, तो कॉन्शियस अनकॉन्शियस पूरी थ्योरी प्रेजेंट कर दी, साइकाट्रिस्ट बन गया। इस तरह इंटरपर्सनल कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को बेहतर अच्छे से अंडरस्टैंड समझते हैं। गांधी जी की एग्जाम्पल दी है उन्होंने यहाँ पे, हम और एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, मंडेला था, मार्टिन लूथर किंग है, लंकन है, टिना है, इरफान है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है दूसरों को समझा, उनके पास एक इंसाइट थी। इस तरह नेचुरल में चार्ल्स डार्विन बायोलॉजिस्ट है, बहुत सारे नेचुरल ज्योग्राफी में हमें इस तरह के रिसर्चर्स नजर आते हैं जो अपनी नेचर से ही बहुत कुछ, जैसे डार्विन की थ्योरी दी हुई थी, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो उसने फितरत का उसूल जानना चाहा कि पूरी फितरत बदलती जा रही है किस तरह से।
तो ये कुछ डेमोस्ट्रेशन एग्जांपल्स भी हैं हमारे सामने कि जिन्होंने एग्जांपल्स जो हैं वो यूज़ किए। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट और समझाता चलूँ इसमें, वो ये है यस कि हम इंटेलिजेंट को कैसे असेस करते हैं। तो एक तो हम नहीं देखा आपने, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट अटेम्प्ट करा है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस है ना। तो मैं कैसे परफॉर्मेंस जज करूं? चलो भाई ऐसे करते हैं कि आपकी इस वक्त जो क्लास है तो हम ये सपोज करेंगे कि इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक ही एज के होंगे। अच्छा, एज क्यों मैटर कर रही है? क्योंकि एक एज होगी तो एक जैसा तजर्बा एक्सपीरियंस होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग होंगे जिनका माइंड उनकी एज से कहीं ज़्यादा तेज होगा। कुछ लोग होंगे उनका उनका जो माइंड होगा वो उनकी एज से कम होगा। इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं आईक्यू लेवल। आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है? कि डोमिनेटर न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब ये क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है? ये देखिए आप स्क्रीन पे, this one, mental age divided by chronological age, यानी M divided by C, M stand for mental age, MA divided by CA यानी chronological। अब ये mental age क्या है? जो आपकी दिमाग की है। chronological क्या है? जो आपकी बॉडी की है। जैसे बॉडी में आप 24 के हो गए, लेकिन माइंड आपका 30 वाला है। तो हम 30 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 100 से अब ही जा रहा है। हम कहेंगे अरे वाह जबरदस्त, सुपर है, अच्छा है, तेज दिमाग चल रहा है। इसी तरीके से आपकी एज है 15 साल और आपका एज आपकी 20 ईयर्स और आपका माइंड जो है वो है 15 वाला। तो हम देखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम देखेंगे यार क्या तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर, स्टूपिड हो, लुनेटिक हो, गधे हो, बेवकूफ़ हो। तो यानी अपने उन लोगों से मुकाबले में पीछे। और एक शख्स 20 साल का और वो 100 साल की आत्मा उनके अंदर है। तो मेंटल एज उनकी 100 है और क्रोनोलॉजिकल एज उनकी जो है वो 20 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे स्केल बन जाएगा। ये देखेंगे यार सामने आपकी स्केल आ रहा है, स्क्रीन पे आप स्केल देख सकते हैं। तो इससे एक एप्टीट्यूड टेस्ट से हमें एक आईक्यू लेवल टेस्ट हो जाता है। नॉर्मल का तो ये है कि भाई 60-70% आता है, करीब करीब क्लोज टू 100 है। तो अब 100 हो जाए तो उसका मतलब है जबरदस्त है। 100 प्लस हो जाए तो भाई जीनियस है। और प्लस हो जाए 150 तो भाई सुपर जीनियस, आइंस्टाइन जैसा हो गया। लेकिन अगर वो 60 से बिलो हो रहा है तो एक खतरनाक सी बात है। 70-30 और 50 से बिल्कुल बिलो हो जाए तो उसको तो कहते हैं फिर मेंटली रिटार्डेड। ये आपके सामने स्केल है। ये स्केल में स्क्रीन शेयर पे आपको स्लाइड शेयर करूँ और स्लाइड भी आपके पास है। तो आपने देखा ना 130 से अब बहुत सुपीरियर है, सुपर जीनियस है। लेकिन अगर 50-60 से बिलो है तो ये मैं ग्रेड की बात नहीं कर रहा। कभी आप कहें सर मेरी जीपीए 50 प्लस आई है हमेशा, तो इसका मतलब मैं नहीं, नहीं है वो बात नहीं हो रही है। आईक्यू लेवल की बात हो रही है कि जो आपका आईक्यू लेवल है, भाई एक ही एज के लोगों को एक टास्क दिया जाए तो उसको परफॉर्म कर लेना चाहिए। मगर वो हम नहीं देखते कि लोग आपकी एक ही एज के लोग हैं तो वो उनकी ग्रोथ ऐसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड है। उनका वेट इतना होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। बिल्कुल ऐसे ही उनका आईक्यू लेवल भी एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है कि एज के अकॉर्डिंगली ये माइंड होना चाहिए। लेकिन वो अगर नहीं है, हम कहेंगे नहीं भाई फिर तो कुछ गड़बड़ है। ये तुम 11 स्टैंडर्ड के, 12 स्टैंडर्ड के, 14 स्टैंडर्ड के क्लास में हो और तुम्हारा माइंड अभी तक 10 स्टैंडर्ड वाला है। ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप। तो ये कुछ यहाँ पे मैं आपको सामने दिखाता हूँ। 50 से 70 अगर आईक्यू आता है तो उसको थोड़ा सा मिल्ड किस्म की रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। जो कुछ लोग को प्रॉब्लम होता है कि वो मेंटली जो है वो अपनी उम्र से काफ़ी पीछे हैं। कुछ मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट मतलब मॉडरेट किस्म की रिटार्डेशन का ज़्यादा रेशियो नहीं है। कुछ की बहुत ही सीवियर रिटार्डेशन होती है कि वो बिल्कुल 20-35 उनका है, 3 से 4% रिटार्डेशन। अच्छा, एक प्रोफाउंड है जो लोग, ये सब मेंटल रिटार्डेशन होती हैं जो अपनी एज से पीछे जो है मौजूद है। तो आप कैसे सिखाएंगे हम लोगों को? आपकी ट्रेनिंग है। आप एक तो आपका डीएनए, जेनेटिकली आपके पेरेंटल चीज़ें आती हैं आपके डीएनए से। वो एक उसका असर है। फिर किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट मैटर करता है। फैमिली इम्पोर्टेंट है, स्कूलिंग इम्पोर्टेंट है आपकी। फिर उसके बाद आपके हालात वाक़यात से गुजर कर आ रहे हैं, रिच फैमिली से हैं, पुअर्टी फैमिली से हैं, पुअर फैमिली से हैं, क्या सर्किल है आपका, रिलीजियस है, लिबरल फैमिली से हैं, रेसेस, एथनिसिटी, ये सब मैटर करती है। तो दैट्स ऑल। और फिर आज के ज़माने की फिर एक डिबेट है ईक्यू पे, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? नो अबाउट योरसेल्फ एंड नो द अदर एज वेल। ठीक है। कि सेल्फ अवेयरनेस होना, सेल्फ रेगुलेट करना, लोगों को समझना, फिर लोगों को एम्पैथी, एम्पैथी यानी खुद को दूसरे की जगह पे रख के सोचना कि वो क्या सोचेगा, उसके क्या एहसास होंगे, और इतना मोटिवेटेड हो
जैसे कि एक दिया है, उस दिए से एक और दिया जल जाता है, तो वो इतना सेल्फ मोटिवेटेड हो कि उससे एक और शख्स को भी हिम्मत ज़रूरत मिल जाए। तो ये सारा कुछ है, दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ वी आर गोइंग टू एंड पॉज़ द सेशन।